ये चाबी 2019 में तो बड़ी कारगर साबित हुई, आज इसकी स्थिति क्या है? कारगर तो ये आज भी बहुत ज्यादा है। जनता के बीच में जा रहे वोट मांगने के लिए, और जनता ही भाग्य का जो ताला है वो इसी चाबी से खोलने का काम करेगी अभी 2024 में। मैं नहीं कहती वन साइडेड इलेक्शन है जननायक जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में। इस बार इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल है, 3 पार्टियों के बीच में है। और मैं कह रही हूँ जो बीजेपी और जो कांग्रेस है उनके कैंडिडेट को मैं कहती हूँ वो दोनों खरगोश, और मैं बीच में से कछुए की रेस से निकलूंगी। आज हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी अपने आप को कहां खड़ा महसूस कर रही है? देखो, जननायक जनता पार्टी तो वहीं खड़ी है और उन्हीं के लोगों के दम पे खड़ी है जो 2019 में हमारे साथ थे। 4.5 साल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा दौर देखा हो जो मुख्यमंत्री में और दुष्यंत में कोई बात को लेके रंजिश चली हो। ठीक है, टिकट्स बंटवारे को लेके हमारे बीच में 5 मीटिंग 6 दुष्यंत के साथ हुई अमित शाह जी की। में दुष्यंत को उन्होंने रोहतक और एक कोई और ऑफर की थी, रोहतक दुष्यंत नहीं लेना चाहता था, हिसार हमने मांगी वो हमें देना नहीं चाहते थे। कांग्रेस की भी आंख की किरकिरी दुष्यंत चौटाला, बीजेपी की भी आंख की किरकिरी दुष्यंत चौटाला, इनेलो की आंख की किरकिरी भी दुष्यंत चौटाला। तो कुछ ना कुछ तो इस दुष्यंत चौटाला में है जो सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं। हरियाणा की राजनीति की सत्ता की चाबी जेजेपी के पास आई। अभी 5 साल पूरे होने को बाकी है, ताला बदल गया। क्या इस ताले की चाबी भी और ये चौन निशान चाबी जेजेपी का अभी भी राजनीति की उतनी ही कारगर साबित होगी? राजनीति में क्या अभी भी राजनीति की सत्ता की चाबी जेजेपी के पास है? इन तमाम पहलुओं पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता की अदालत में ओम प्रकाश चौटाला की बहू, अजय चौटाला की पत्नी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला जी, जिनको जेजेपी ने हिसार से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मैडम, स्वागत है आपका जनता की अदालत में। थैंक यू जी। आज आपने अपनी पैरवी जनता के बीच में ही करनी है और ये आपका चौन निशान चाबी है। ये चाबी 2019 में तो बड़ी कारगर साबित हुई, आज इसकी स्थिति क्या है? कारगर तो ये आज भी बहुत ज्यादा है। जनता के बीच में जा रहे वोट मांगने के लिए, और जनता ही भाग्य का जो ताला है वो इसी चाबी से खोलने का काम करेगी अभी 2024 में। आप हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बन कर के आए हैं, तो पहले हिसार पे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको, हिसार की जनता 25 मई को आपको दिल्ली जाने के लिए ये जो गाड़ी की चाबी ये देगी? देखो, चाबी तो चाहे गाड़ी की हो, और महिलाओं के पास संदूक और ट्रंक की चाबियां होती हैं। चाबी तो ना आप चाबी के बिना चल सकते। ये तो दैनिक सवेरा की गाड़ी चलती है, इसमें सबसे पहले मुझे लगता है आप चाबी लगाते हो तभी आप चंडीगढ़ से यहाँ, जलंधर से यहाँ पहुँचे हो। जितने भी पुरुष बैठे हैं सबके पास, किसी के पास जीप है तो किसी के पास मोटरसाइकिल है। जो मेरी बहनें बैठी हैं इन सबके पास संदूक की चाबी है। और जो मेरा ताला है वो 25 मई तक जो है वो बंद है। यही जनता जनार्दन, क्योंकि मैं हिसार की बेटी हूँ और यहाँ बिल्कुल पास में मेरा, जहाँ मैं पैदा हुई तो वो मेरा गांव है दड़ोली। तो एक बेटी को, एक बहन को, यही हिसार की जनता जो है वो जिता के और दिल्ली भेजने का काम करेगी। अगर ये लोग आपको जिता देते हैं तो आपका हिसार को लेकर के क्या विजन है? आप क्या अपने मैनिफेस्टो में इस जनता की अदालत में बता सकते हैं? देखो, मैनिफेस्टो में तो हमारे बहुत कुछ पीछे वाला नया मैनिफेस्टो हम लोगों ने नहीं बनाया। मैनिफेस्टो में यही है कि जब जनता एक सांसद चुन के भेजती है तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है एक सांसद से। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि 5 साल बाद ये मौका आता है, आप धोखा मत खा जाना। क्योंकि पीछे भी मोदी जी के नाम पे एक बड़ी ज़बरदस्त लहर थी 2019 में। और मैं खुद कहती हूँ कि मतलब गांव में दुष्यंत के लिए, जब दुष्यंत खड़ा हुआ था, मैं 14 में भी वोट मांगने के लिए गई थी। तब हमें लोगों की तरफ से एक है ना इशारा होता था भी दुष्यंत को बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। तब भी दुष्यंत के सिर पे तो किसी प्रधानमंत्री का हाथ नहीं था। पर वो ही मैं जब 2019 में इन्हीं गाँव में मैं घूमी और मैं हिसार शहर में डोर टू डोर मैंने किया, तो एक हमें ना एहसास हो गया था कि लोग वोट नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो हफ्ते के बाद हम लोग घर बैठ के थे, क्योंकि उस लहर में ऐसे लग रहा था भी कहीं खड़े नहीं हम लोग। पर आज 2024 में जब मैं वोट मांगने के लिए अब मैं निकली हूँ ना, तो मुझे एक बहुत उम्मीद है।
मतलब मैं 2014 जैसा इलेक्शन मान के चल रही हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो हर गांव में, मैंने हिसार शहर में कम से कम 365 प्रोग्राम किए हैं, चाहे वो गली मोहल्ला हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो चाय के हो। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो लोगों का मिल रहा है। वहीं से एक उम्मीद जो है वो मन में जगी कि लोग कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहती वन साइडेड इलेक्शन है जननायक जनता पार्टी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में, इस बार इलेक्शन जो है वो बिल्कुल ट्रायंगल है, 3 पार्टियों के बीच में है। और मैं कह रही हूँ जो बीजेपी और जो कांग्रेस है उनके कैंडिडेट को मैं कहती हूँ वो दोनों खरगोश, और मैं बीच में से कछुए की रेस से निकलूंगी। मैम, अब कछुए की रेस के बीच में अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात करें, 2019 में जननायक जनता पार्टी सत्ता में अहम रोल अदा करती हुई नजर आई थी, लेकिन 2024 तक समीकरण बदलते हुए नजर आए। इन समीकरणों के बीच आज हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी अपने आप को कहां खड़ा महसूस कर रही है? देखो, जननायक जनता पार्टी तो वहीं खड़ी है और उन्हीं के लोगों के दम पे खड़ी है जो 2019 में हमारे साथ थे। पर बहुत सारे स्वार्थी लोग जो ऐसे थे वो लोग साथ आए हैं, वो पार्टी को छोड़ के भी गए हैं। उससे एक पार्टी का ग्राफ जो है ना, मतलब सारा दिन जब हम एक चीज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर के मन में एक अंदर से एक वो चीज़ आ जाती है भी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। पर वो लोग गए जो 2019 में एक इकट्ठे हमारे साथ आए थे और वो लोग इकट्ठे ही जाने का काम किया। हमारे जिनके दमों पे जननायक जनता पार्टी बनी है वो लोग आज भी हमारे साथ हैं, इन्हीं के दमों पे हम लोग पार्टी को चला रहे हैं और ये पार्टी यूं ही चलती रहेगी। मैं हमेशा कहती हूँ लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों का आने और जाने का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे और जननायक जनता पार्टी यूं ही चलती रहेगी। पर जननायक जनता पार्टी आज बीजेपी को लेकर के क्या सोचती है? क्योंकि लोगों में फिर से प्रश्न तो वही है कि क्या अगर अच्छे नतीजे आपके आते हैं तो फिर क्या आप हाथ मिला लेंगे, या आपके विरोधी तो ये कहते हैं कि ये तो इलेक्शन से ठीक पहले ये तो सेटिंग हो गई है और तभी अलग अलग हुए, एक ड्रामा है। असल स्थिति क्या है, आप लोगों में क्या बता सकते हैं? कोई देखो भैया, कोई सेटिंग नहीं है। हमारी 4.5 साल बाद एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जो है वो दोनों गठबंधन की सरकार में हम लोग चले। कभी हमारे बीच में कोई तू मैं नहीं हुई, कभी किसी योजना को लेके। हालांकि हमारे मन में एक टीस है कि हमारे मन में ये था कि हम राज में आएंगे तो हम पेंशन जो है वो 5100 रुपये करने का काम करें, पर सरकार ने आज करें कल करें करते करते 4.5 साल निकाल दिए। वो चीज़ जरूर हमारे मन में कि हम 5100 रुपये के लिए पेंशन नहीं करवा सके, पर 4.5 साल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा दौर देखा हो जो मुख्यमंत्री में और दुष्यंत में कोई बात को लेके रंजिश चली हो। ठीक है, टिकट्स बंटवारे को लेके हमारे बीच में 5 मीटिंग शायद दुष्यंत के साथ हुई अमित शाह जी की, और उसमें दुष्यंत को उन्होंने रोहतक और एक कोई और ऑफर की थी। रोहतक दुष्यंत नहीं लेना चाहता था, हिसार हमने मांगी, वो हमें देना नहीं चाहते थे। तो इन्हीं चीज़ को लेके दोनों ने बहुत अच्छी तरह कहा भी अपने अपने रास्ते अलग कर लो। उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे पंचायत के इलेक्शन हुए थे हमने इकट्ठे नहीं लड़े थे, हमारे बिल्कुल अलग अलग हुए थे। हमारा कोई गठबंधन में होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठा नहीं लड़े। फिर जिला परिषद का इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने इकट्ठा नहीं लड़ा, हमारी पार्टियों ने अलग अलग लड़ा। कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलेक्शन जो है वो दोनों पार्टियों ने बिल्कुल अलग अलग लड़ने का काम किए। तो गठबंधन में रह के भी हम तो अलग ही थे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने हरियाणा की पॉलिटिक्स को एक ट्रायंगल बताया है, बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी। इनेलो कहाँ पर है? क्योंकि कल मैं अभय सिंह जी का इंटरव्यू कर रहा था तो वो तो इस सेमीफाइनल के बाद वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री भी बनूंगा और जिसने भ्रष्टाचार किया मैं तो उन पर कार्रवाई भी करूंगा। उनके पास तो पूरा एक रोड मैप है, सेक्रेटेरिएट में बैठ के आगे उन्होंने हरियाणा के लिए क्या करना है। आप उनको रेस में नहीं गिन रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकती हूँ और ये जनता भी है। सपने देखने पे कहीं पाबंदियाँ नहीं है, हर आदमी सपने देख सकते हैं। और मैं भी कह दूँ भाई ओ मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो ये तो फिजूली बातें और सपने हैं। इन जनता ने बनाना है, कौन सिरमौर होगा, किसको ये मुख्यमंत्री। कभी आपने सोचा था कि मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे? कभी सोचा था किसी ने? अनिल विज जैसे बेचारे लीडर्स बूढ़े हो गए बीजेपी में रह के, पर मुकद्दर में किसके लिखा हुआ था? मनोहर लाल जी के। अभी नायब सैनी जी बने हैं, तो कभी सपने में सोचा था? आप लोग भी हो, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप मीडिया के वो हो। बिल्कुल मैं कहती हूँ ये तो तीसरी आंख है जो मीडिया है, वो तो हर चीज़ दिखा। किसी ने भी नहीं सोचा था, पर उनके मुकद्दर में लिखा हुआ है ना,
उनसे भी सीनियर लीडर्स जो है वो विधानसभा में बीजेपी, पर ये हमारे भाग्य में है। कौन बनेगा, मतदाता किसको बेचेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है किसी के भी। पर जिस तरह मैडम परिवार अलग हुआ या पार्टियां दो बन गई, चाहे ये पारिवारिक मसला पर्सनल हो जाता है, पर क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं आप लोग, तो लोगों में अभी भी ये प्रश्न है, कुछ लोगों में जब हम मिलते हैं तो उनमें प्रश्न है कि क्या ये चौटाला परिवार दोबारा इकट्ठे हो सकता है। अजय सिंह जी का तो हम वो तो बोलते हैं कि ओम प्रकाश जी बुलाएं तो हम चले जाएंगे, पर अभय सिंह कहते हैं कि नहीं, ये तो गद्दार है, हम नहीं मिलेंगे कभी। तो क्या ये आने वाले समय में ये जो दूरियां हैं ये कभी कम भी हो सकती हैं? मैं इस टॉपिक पे, मेरे से अभी शशि रंजन जी ने भी ये बात पूछी थी, तो मैंने उनको एक बात कही थी कि मैं परिवार की बहू हूँ और मैं इस टॉपिक पे कोई जवाब नहीं दूंगी आपको बिल्कुल भी। हाँ, इतना जरूर है कि उस साइड से अजय सिंह जी संतरे का कर लो, तरबूज का जूस कर लो, बहुत मीठा जूस उस भाई की तरफ फेंकते हैं, भेजते हैं गिलास, और उधर से 10 एक गिलास जो है करेला, नीम आते रहते हैं। फिर ये बात शांत होती है, फिर अजय सिंह क्या करते हैं, दूसरी बार महीने 20 दिन बाद एक तरबूज का जूस लेके कहते हैं ले भाई तू पी ले, फिर वो भाई उस जूस को रख के फिर करेले का, नीम का 10, तो ये सिलसिला इन दोनों भाइयों के बीच में चलता रहता है। मीठा और खटास बैलेंस मीठा करते और होंगे ना, खटास है, डायबिटीज भी ना हो जाए और शक्ति भी बनी रहे। बिल्कुल, तो शुगर भी ना हो और अंदर से इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे दोनों भाइयों की। तो ये एक माँ के पेट से इन्होंने जन्म लिया, इन दोनों के बीच में चलता रहेगा। मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं लेकिन करूंगी। मैम, आपको नहीं लगता कि राजनीति के चलते परिवार बिखरने नहीं चाहिए? ये जो फैसले होते हैं ना, ये घर के बड़ों के होते हैं, और इन फैसलों में सबसे ज़्यादा बिखराव जो आया है वो जेल जाने के बाद आया है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हमारे ससुर पिताजी हैं, उनकी पकड़ जो थी परिवार पे बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ थी। शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं, जो हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं। मुझे तो जुम्मे 9 साल हुए राजनीति, 9.5 साल। उससे पहले जो मुझे राजनीति की ABCD भी नहीं पता कि राजनीति में क्या होता था। ये तो परिस्थितियाँ मेरे को लेके आई कि अजय सिंह जी जेल में गए और मैं राजनीति में आई हूँ। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शायद परिवार को नीचे से कभी हिलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कमांड एक थी, और जैसे ही बड़ी कमांड और उससे छोटी जो कमांड थी वो जेल में गई, तो पीछे सारे एक जैसे हो गए, और वहीं से जो है ना परिवार की जो ईंटें थी वो सारी हिल गई, और हिलते ये मकान जो है वो ढह गया और सबके रास्ते अलग अलग। चलिए, परिवार के बाद सीधा मुद्दों की बात करें, राजनीति की बात करें, क्योंकि जनता के बीच में है, जनता के कुछ सवाल हैं। आपको लगता है कि 2019 में लोगों ने जिन मुद्दों के आधार पे आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दी थी, आप उन सभी मुद्दों पर, उन वादों पर खरे उतरते नजर आए? बिल्कुल। मैंने महिलाओं से एक वादा किया था कि आप मुझे विधानसभा भेजो, मैं आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगी, मैं आपकी वकील बन के आपकी जो आवाज़ है वो विधानसभा में बोलूंगी। और मैंने विधानसभा में मेरा प्रश्न लगाया था कि क्यों ना हमें महिलाओं को जो है वो पंचायतों में पुरुषों के बराबर हक देना चाहिए, हमें 50% की जो है वो भागीदारी देनी चाहिए। सरकार ने मेरी बात मानी, दुष्यंत पंचायत मंत्रालय दुष्यंत के पास था, दुष्यंत ने मेरी बात मानी, और जो पीछे इलेक्शंस हुए हैं उनमें हर जो महिला है उसको 50% की भागीदारी मिली है पंचायतों में। हर तीसरे गांव में जब हम जाते हैं तो एक महिला सरपंच मिलती है। 33% की भागीदारी जो है वो डिपो होल्डर्स में देने का काम किए। महिलाओं से संबंधित तो बहुत कार्य हैं, जिला परिषद और नगर परिषद अनेकों, जिनमें आज 50% की भागीदारी है महिलाओं की। जी, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, आप चुनरी चौपाल भी चलाते थे, क्योंकि आपका बेटा डिप्टी CM हो, ये आपने बताया कि आरक्षण मिला, भागीदारी बढ़ी। कुछ ऐसे मुद्दे जो आप यहाँ पे बता सकें कि आपने 4.5 साल की सरकार में बेटे को कह के महिलाओं के लिए कुछ काम करवाए हो और कुछ काम अधूरे भी रह गए हों? देखो, मैंने तो पंचायतों का मुद्दा जो था वो सबसे बड़ा मेरा एक इशू था कि महिलाओं को पंचायतों में भागीदारी मिले। बाकी मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम डबवाली से विधायक बन के निकली थी, तो मैंने वहाँ एक प्रण लेके मैं निकली थी कि मुझे जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी ग्रांट मेरे को मिलेगी, मैं मेरे अकाउंट्स में वो पैसे कभी नहीं रखूँगी, मैं सारे के सारे वो पैसे सोशल वर्क में यूज़ करूँगी। मैं डबवाली से विधायक थी तो मैंने गरीब लड़कियों की शादी करने का काम किया। मैं हर साल कम से कम 60-65 लड़कियों की शादी करती थी। फिर जो मेरी सैलरी आती थी
मैंने कम से कम 420 सिलाई मशीनें जो है वो गांव में बांटने का काम किया। मैंने सिलाई सेंटर्स खोले, हालांकि कमरे मैं कहूँगी कि ग्राम पंचायतों ने मुझे दिए थे, पर मैंने ट्रेनिंग के लिए लेडीज़ रखी, उनको सैलरी मैं देती थी। अब मैं बाडड़ा से विधायक हूँ, तो वहाँ भी मैंने सिलाई सेंटर्स खोलने का काम किया। वहाँ के लोग थोड़े से ये कहते कि बेटियों की शादी हम पराए लोगों से नहीं करवाएंगे, तो वो जो पैसा था उसको मैंने स्पोर्ट्स लड़कियों में लगाने का काम किया, मैंने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। मैम, इन चुनाव के बीच में एक और बड़ा मसला जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अंदर हुआ शराब घोटाला। आखिर दोबारा से इस मसले के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है, दोबारा से इसके ऊपर आरोप लगाने के सिलसिले शुरू हो गए। आखिर चर्चाओं में मसला आया कैसे? असल मायने में ये शराब घोटाला है क्या? क्या इसके ऊपर आप जानकारी देना चाहेंगे? देखो, मैंने तो ऐसे कोई शराब घोटाला देखा नहीं। अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि सरकार में मलाई, मैंने कहा मैंने तो इन 4.5 साल में मैंने कहा मैंने तो वो बिलोना ही नहीं देखा जिसमें मलाई हो। मैंने तो वो बिलोना ही नहीं देखा, तो कहाँ से मलाई मिलेगी? तो ये तो सब देखो, अपोजिशन का काम है एलिगेशंस लगाना, और हम भी थे अपोजिशन में, तो हम भी कहते थे कि ये कहते थे 75 पार, हम कहते थे जमुना पार, कहते थे हम लोग खुद बीजेपी के लिए। तो देखो, अपोजिशन जब तक कोई तीखी बात नहीं करेगी तो सत्ता पक्ष के कान नहीं खुलने वाले। पर विधानसभा के सत्र में मैं हर सत्र में एक चीज़ देखती थी कि जो हमारे विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैंने कभी उनको विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा उनको मुख्यमंत्री जी के सामने सरेंडर करते हुए देखा है। उनका कोई विधायक बोलता था तो कहते बैठ जा बैठ जा, मतलब उन्होंने नहीं आवाज़ उठाई। आज वही लोग जो है बाहर खड़े होके कांग्रेस के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो भाई तुम बाहर बातें कर रहे हो, तुम पब्लिकली अंदर विधानसभा में घेरो सरकार को। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, उससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव इतना शोर मचाया। जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम लोग बैठे अपनी अपनी सीट्स पे, सत्ता पक्ष बैठ गया, जब विपक्ष की बैठने की बारी आई तो 2 सेकंड में बोले चलो चलो चलो, सदन छोड़ के चले गए। तो ये काम थोड़ा ना होता है विपक्ष का। घेर लो, अगर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो सरकार को तो इतना घेर लो कि सरकार बीच में गिर जाए, पर मुद्दे तो है ही नहीं ना। मुद्दे, अब जो मुद्दे चल रहे हैं, अगर मैं देश की राजनीति पर बात करूं, क्योंकि आप महिला हैं इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो मंगलसूत्र भी छीन लेंगे महिलाओं से। तो ये मुद्दे हैं अभी इस बार के, इनको कैसे देखते हैं? नहीं, इस बात को है ना, हालांकि मैं कोई बीजेपी की पक्षधर नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी की बात का इसका कटाक्ष करूं। वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। इस स्पीच को मैंने भी सुना था, और मैंने इसलिए सुना था कि कहीं ना कहीं हमारे वो शैलजा जी हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बोल रही थी बार बार। तो तब तक मैंने ना न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ी, ना मैंने मीडिया में देखा। मैं स्पेशल वो वीडियो मैंने निकाल के प्रधानमंत्री जी की मैंने सुनी है। उन्होंने कांग्रेस के लिए बात कही थी कि अगर ये देश में आगे, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल राज किया था, आज जो कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी ढींगे आंक रही है, तो 60 साल राज करके गई है हिंदुस्तान में। आप ये देखो कि हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचाया है 60 साल में। वहीं अपनी एजुकेशन है, वहीं अपने हॉस्पिटल्स हैं, वहीं हमारे बेरोजगारी है, वहीं लड़कियां जो है आज अशिक्षित घूम रही हैं। तो इस चीज़ को लेके प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस दोबारा आएगी सत्ता में, और तुम्हारे जो महिलाओं के मंगलसूत्र हैं वो बेच के दोबारा तुम्हें वैसे गरीब कर देते। कि ये लाइन थी उनकी। और ऐसे थोड़ा ना कहा था कि कांग्रेस आते तुम्हारे मंगलसूत्र छीनेगी। और कोई, कांग्रेस भी महिलाओं की इज्जत करती है, क्योंकि हमारे देश की प्रधानमंत्री जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हुई है। एक बड़ा मैंडेट इंदिरा गांधी जी को मिला था, और 10 साल इंदिरा गांधी जी ने राज किया था। जैसे आज मोदी जी के लिए लोग कहते हैं ना कि ये देश से कभी नहीं जाएंगे, आम पब्लिक की धारणा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश का प्रधानमंत्री है, ये कभी नहीं हिलने वाला। वैसे मुझे भी याद है, मैं स्कूल में थी और हम स्कूल में बैठ के लड़कियां बातें करती थी, क्योंकि एक देश की प्रधानमंत्री जी थी, वो महिला थी। और सच में इस चीज़ का हमें अंदर से गुमान होता था कि एक लीड जो है वो लेडी कर रही है। एक आइडियल होता है लड़कियों का, तो इंदिरा गांधी जो महिलाओं की बहुत आइडियल थी, और वो भाषण बहुत अच्छा देती थी। तब लोग इंदिरा गांधी जी के लिए एक बात कहते थे कि इंदिरा गांधी जो है वो देश से कभी नहीं जाएगी, ये सारी उम्र प्रधानमंत्री रहेगी। और यही जनता जनार्दन है जो ऐसा लपेटा कि दूसरे राज में आने के लिए आज कांग्रेस जो है घुटनों के बल हो रही है, और वो तरस रही है कि किसी तरह हम देश के
प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे, पर अभी जिस जो हालात है, इनके अंदर अंदरूनी लड़ाई है, उससे मुझे नहीं लगता कि राजपाट इनका आएगा। जी। यानी सीधे तौर पर कहें, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो नारा सही साबित होगा? नहीं। इंडिया अलायंस जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, बीजेपी चाहे 400 पार नारा लगा लो, चाहे वो 500 पार लगा लो, बीजेपी आज के दिन 2019 वाली जो हवा है वो बिल्कुल नहीं है। जी। हम गांव-गांव घूम रहे हैं, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं 2019 में भी घूमी थी। एक हवा का जो एहसास हो जाता है ना, लोगों का जो जोश, उस टाइम मैं कहती हूँ गांव में अगर पशु भी घूम रहे थे ना, तो वो भी मतलब ऐसे लग रहा था भी ये भी आवाज़ लगा रहे मोदी मोदी मोदी। पर आज जब हम गांव में जा रहे हैं ना, तो त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई भी हिसार की लोकसभा सीट से तीनों में से सांसद बन के पहुंच सकता है। बिल्कुल मैम, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो अपनी भूमिका सही से अदा नहीं करते थे। सरकार के खिलाफ अगर उनके विधायक बोलते थे तो उनको बिठा दिया जाता था। क्या वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी भूमिका अदा नहीं करे? क्योंकि अगर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनसे पूछते हैं तो वो जेजेपी को भाजपा की बी टीम बताते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 60-60-30 करके विपक्ष की आवाज दबती सी नजर आई? नहीं, मुझे देखो, मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी पॉलिटिशियंस नहीं हूँ। मुझे अभी 9.5 साल हुए। इतनी गूढ़ राजनीति शायद मुझे नहीं आती, जो दाव पेच ये बड़े बड़े महारथियों को आती है, वो वाली राजनीति अभी मुझे नहीं आती। पर मैंने 9.5 साल के इतिहास में मैंने विधानसभा में विपक्ष को बोलते हुए, हम भी विपक्ष में बैठे हैं। पहले जो 5 साल थे हम विपक्ष में ही थे, सरकार को घेरते भी थे, महिलाओं पे भी बोलते थे, मेरी ड्यूटी लगती थी भी महिलाओं पे बोलो। पर इन 4.5 साल में मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा तो 2 ही टर्म है विधानसभा की, इसमें मैंने ये देखा है कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के सामने जीरो है। वो एक बारी भी कोई ऐसा, मतलब मैं कहती हूँ कोई ऐसा प्रश्न लेके नहीं आई जिससे सरकार को घेरने का काम करे। नहीं तो कितनी, कोई भी मुद्दा लेके आ जाओ, अगर सरकार को ही घेरना है तो, पर उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। मतलब इतना साइलेंट विपक्ष को मैंने तो नहीं देखा कभी भी। चलिए, आज हम हरियाणा में हैं। हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है, और अगर यहाँ की जनता की अदालत में किसानों की बात ना करें तो बेमाना सा लगेगा। किसानों का मसला, आज किसान कहते हैं कई प्रदेशों के कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर धरने चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप किसानों के मसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं किसानों की, तो हरियाणा प्रदेश जो ऐसा है, इसमें सबसे ज़्यादा 14 फसलों पर एमएसपी देने का काम गठबंधन की सरकार ने किया। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं घूम लेना, आपको कहीं भी 14 फसलों पर एमएसपी नहीं मिलेगी। एक हिसार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ 14 फसलों पर एमएसपी मिल रही है। अगर आपकी फसल खराब हो रही है तो उसका मुआवजा जो है वो डायरेक्ट आपके खातों में आ रहा है। तो हिंदुस्तान में आप घूम के देखो कि जो सबसे बेस्ट स्थिति है वो हरियाणा के किसानों की। पर क्या आपको लगता है कि जिस तरह विरोध हो रहा है हरियाणा में, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जेजेपी को हो सकता है? आप सीधा किसानों को रिप्रेजेंट भी करते हो और बीजेपी के साथ रहना ये एक आपके खिलाफ एक नेगेटिव फैक्टर भी बन गया। नहीं, मैं एक बात पब्लिक में भी जाके मैं पूछती हूँ, और मैं आपके माध्यम से भी एक बात पूछूंगी। अगर जेजेपी को, जननायक जनता पार्टी को बीजेपी के साथ 4.5 साल रहने के बावजूद अगर आप कहते हो भी किसानों से नुकसान है, तो फिर देश के अंदर मोदी सरकार बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्यों लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे? क्यों आप पिछली बार सांसद बना के विजेंद्र को भेजा हिसार से? क्यों आज आप कह रहे हो कि बीजेपी जो है आज भी संसद में जाने को तैयार है? फिर ये खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना चाहिए ना। लोगों को वोट की चोट से मार देना चाहिए बीजेपी को, गिरा दो, जीरे पे डकआउट करके इनको करो रफा दफा हरियाणा से। फिर क्यों बार बार बीजेपी को वोट दे रहे हो? ये एक मुद्दा बना लिया कांग्रेस ने भी, किसी को घेरो ना घेरो, क्योंकि बीजेपी एक बहुत लार्ज स्केल बड़ी पार्टी है आज के दिन भी, उसको तो घेरो नहीं। जेजेपी है, ये रीजनल पार्टी है, इसको घेर लो। और चारों तरफ से मैं कहती हूँ, कांग्रेस की भी आंख की किरकिरी दूषण चौटाला, बीजेपी की भी आंख की किरकिरी दूषण चौटाला, इनेलो की आंख की किरकिरी भी दूषण चौटाला। तो कुछ ना कुछ तो इस दूषण चौटाला में है जो सारे इसके पीछे पड़े हुए हैं
ये राजनीति का भविष्य है। ये दुष्यंत चौटाला बहुत आगे जाएगा, बहुत बड़ा राजनीतिक इसका जीवन है। और आप देखना कि यही लोग जो हैं ये सारे दुष्यंत के पीछे एक दिन खड़े हैं, दुष्यंत इनके आगे खड़ा मैं हिसार सीट पर आऊंगा और यही सवाल को आगे मैं लेकर के जाऊंगा कि एक तरफ 3 चौटालाज हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी अभी बोल रहे थे कि हर कोई कह देता है कि मैं चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी बनूंगा, जितने भी चौटाला परिवार के मेंबर हैं। तो पर असल में उत्तराधिकारी कोई है नहीं है, चौधरी देवीलाल जैसा कोई है नहीं है। माँ को दुष्यंत चौटाला में चौधरी देवीलाल दिखाई देते हैं। बिल्कुल उनका खून है चौधरी देवीलाल को। आज जो हम हिसार से 4 मेंबर्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 तो एक ही परिवार के हो गए, जेपी है। मैं बार बार कहती हूँ कि फर्स्ट टाइम एक ही स्कूल के चारों स्टूडेंट है, एक ही नर्सरी के चारों हैं, वो चौधरी देवीलाल है। उनके वट वृक्ष से चारों शाखाएं निकली हुई है। चाचा जी चौधरी रणजीत सिंह जी ले लो, उनके बेटे हैं। फिर मैं ले लो, उनकी पौत्र वधू। सुनैना ले लो, उनकी पौत्र वधू। अगर जयप्रकाश है तो वो उन्हीं नर्सरी का बच्चा है। तो सारे चौधरी देवीलाल के हैं। दुष्यंत में मैं चौधरी देवीलाल जी को इसलिए देखती हूँ कि दुष्यंत ने फर्स्ट टाइम सांसद बनते ही और सबसे छोटी उम्र का सांसद बन के वो ट्रैक्टर लेके, अब सांसद तो 545 बनते आए हैं लंबे समय से, आज तक किसी ने संसद के अंदर किसानों की आवाज़ नहीं उठाई। या तो चौधरी देवीलाल जी ने उठाई थी, या चौटाला साहब ने उठाई थी, या अजय सिंह जी ने भी उठाई है। पर दुष्यंत ने जो आवाज़ उठाई है, ट्रैक्टर लेकर संसद के अंदर जाकर उस ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित करके उसका टैक्स माफ़ करवाने का काम किया है। ये वैसा ही काम है जैसे ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन बनवाने का काम किया था। चाहे वो पेंशन 100 रुपये थी, पर सदियों तक हर सरकार आएगी, हर मैनिफेस्टो में हम पेंशन को बढ़ा के लोगों से वादा करते हैं भी कि इस बार इतनी, पर चाहे वो 11,000 जिस दिन हाथ में आ जाइए, पर 11,000 रुपये लेके हर बूढ़ी औरत कहती तो यही है भी ये ताऊ देवीलाल की देन है। कोई ये नहीं कहता कि भी उस मुख्यमंत्री ने मुझे, कोई कहता है खट्टरलाल ने या दुष्यंत ने 3,000 रुपये करी है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। हर आदमी ये कहता है कि ये चौधरी देवीलाल की देन है, हमारी रोजी रोटी है। तो वैसे किसान जब ट्रैक्टर लेके आता है ना और उस पर टैक्स नहीं लगता, तो हर आदमी, अब विपक्ष का आदमी तो दुष्यंत के गुणगान गाएगा नहीं, ना बीजेपी का गाएगा ना कांग्रेस का गाएगा। तो जो हमारे वर्कर हैं उनके सामने वो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई इस छोरे ने ये काम तो बहुत बढ़िया कर दिया। जब भी ट्रैक्टर लाते हैं ना, ये टैक्स वाला पैसा हमारा बचता है। बिल्कुल। तो ये जो गुण है, ये चौधरी देवीलाल का गुण है। चलिए मैम, जनता की अदालत में हम जनता के बीच ही चले जाते हैं, जनता से सवाल ले लेते हैं कि आखिर वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं। आपके बीच लीडर आए हैं, उम्मीदवार हैं आपके, कोई मांग आपकी, कोई मांग हो, कोई विकास का कार्य ऐसा ना हुआ हो यहाँ पर जो आप चाहते हैं कि हाँ ये कार्य सबसे पहले होना चाहिए, महिलाओं को कोई समस्या आ रही हो, स्कूल कहीं अपग्रेड होने हो, कॉलेज अपग्रेड होने हो, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? स्कूल +2 तक होना चाहिए गांव में। किस गांव की बात कर रहे हैं? हमारे गांव चौधरी वाले। मैम, सवाल आया है कि इस गांव के अंदर स्कूल जो है वो अपग्रेड होना चाहिए, बच्चियों को दिक्कत आती है दूर दराज जाने में, तो जी। इनका स्कूल अपग्रेड होगा तो बेहतर शिक्षा इनको गांव में मिलेगी। इनका कौन सी क्लास तक है? 10वीं। अभी देखो विधानसभा में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने स्कूलों के लिए लगाए थे। तो नॉर्म्स जो होते हैं कुछ सरकार के होते हैं जो हमें पूरे करने, हो सकता है इनके स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो, इसीलिए सरकार जो है वो स्कूल अपग्रेड नहीं करना चाहती। तो मैं आपके माध्यम से मेरी बेटी को कहूँगी कि सरकार जितने बच्चे स्कूल में मांगती है 12th के लिए, बेटा वो स्ट्रेंथ पूरी कर लो, ये सरकार अपने आप स्कूल को 12वीं तक कर देगी आपके। पर आप मैडम क्या समझते हो, और महिलाओं के लिए हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा की लड़कियां अभी क्या उनके विकास के लिए कमियां रह चुकी हैं? आप पर्सनली बतौर महिला, बतौर राजनीतिक, मैं कहूँगा कि अगर आप इस जवाब का बतौर महिला ही इसका जवाब दें कि क्या क्या अभी कमियां हैं महिलाओं के विकास के लिए? सबसे बड़ी चीज़ जो आज मैंने फेस की है, क्योंकि मैं एक महिला विधायक हूँ, मैंने सोशल वर्क बहुत किया है महिलाओं में जाके। सबसे बड़ी चीज़ तो है, महिला के पास आप जाओ तो शायद हर महिला ये बात कहती है कि जी नौकरी लगवा दो बच्चों को। दूसरे हर महिला की डिमांड है ये, मैं कहती हूँ हर गली, हर मोहल्ले में किसी भी महिला के पास आप जाओगे, उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरी बहू या मेरी बेटी नौकरी लग जाए। दूसरी, अभी मैं कल सारा दिन उचाना और उकलाना घूम रही थी, तो मेरे को बहुत सारी महिलाएं मिली, तो उन्होंने ये कहा कि जी अगर हम आपको सांसद बनाएं
तो आप फ्री में सिलाई सेंटर्स खोलने का काम करोगे हमारे गांव में? तो मैंने कहा सिलाई सेंटर्स तो सरकार की तरफ से फ्री में खुलते हैं। जो स्वयं सहायता ग्रुप है, ये तो मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, तो मैंने कहा इसका तो पैसा लगता ही नहीं। तो कहते जी, ये बरवाड़ा की बात है कल की, बोले जी हमारे से 3,000 रुपए जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये गलत है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट जब फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से हमें ये चीजें दे रही है, तो किस चीज के पैसे ले रहे हैं, कौन ले रहा है, इस चीज का तो मुझे नहीं मालूम। पर मैं महिलाओं से एक वादा करती हूँ कि अगर मुझे सांसद बना के भेजते हैं तो सबसे बड़ी योजना जो है, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो स्वयं सहायता ग्रुप हो, इसके अंदर भी अनेकों योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए हैं। आंगनवाड़ी से संबंधित है, बच्चों के लिए अच्छा खाना, स्कूलों में अच्छा रख रखाव, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर्स खोलना, स्कूलों को बेहतर करना। तो एक सांसद के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, अरे भैया पिछला सांसद की जो 25 करोड़ में से उसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए लगाए हैं, भाई तूने 21 करोड़ रुपए क्यों जाने दिए? तू गौशाला में दे जाता भाई, कहीं तो दे दो। सरकार का पैसा है, कौन सा हमारे खातों से आ रहा है? फॉरवर्ड हो सकता है, अगर आप एमपी बनेंगे तो कैरी फॉरवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्यों, मेरे बेटे ने किया है। दुष्यंत ने 2014 में जब वो सांसद बना था तो वो खुद की ग्रांट तो लेके आया है। उसने कुलदीप बिश्नोई जी के 4 करोड़ जो बचे हुए थे, सबसे पहले उसने लैप्स हुई जो 4 करोड़ थे वो लगाए, फिर उसने अपने सारे पैसे लगाए। और अगर मैं सांसद बनती हूँ तो सबसे पहले वो 21 करोड़ लाने का काम करूंगी और फिर 25 करोड़ लगाने का काम करूंगी। तो बहुत सारा पैसा है, हमें लगा देना चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? जिस तरह आपने किसान के मुद्दे की बात करती बहन जी से, बहन जी ने कहा सरकार को घेरना चाहिए। अगर बीजेपी का उम्मीदवार होता तो हम पूछते सरसों की खरीद के बारे में। आज सरसों का जो खाते में पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा। जब दुष्यंत जी थे पीछे विधानसभा में तब 72 घंटे में आता था। अब मेरी खुद की सरसों है और 15 दिनों में पैसे नहीं आए। किसान की बात है, सरसों का पैसा नहीं आ रहा। हालांकि सरकारें दावा करती हैं कि 48 घंटे के अंदर किसान का पैसा उसके बैंक खातों में पहुंच जाएगा, लेकिन 15 दिन से कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया। देखो 4.5 साल में किसान का पैसा जो है मंडियों से डायरेक्ट उनके खाते में आया है। फसल की उठाई जो है बहुत स्पीड से हुई है। अगर अब नहीं हो रही तो अब ना दुष्यंत उप मुख्यमंत्री है ना दुष्यंत राजपाट में है, तो इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं है। ये तो बीजेपी की सरकार को उठान करवाना पड़ेगा और उनका काम। मैं भी ये कह रहा था, अगर बीजेपी का उम्मीदवार होता तो हम पूछते। बीजेपी का उम्मीदवार होता तो कहते हम पूछते। और आपने कहा था कि बहन जी ने आप कहा भाई सरकार को घेरना चाहिए, हुड्डा साहब नहीं घेर रहे, हुड्डा साहब को बोलना चाहिए था इस विषय में। दुष्यंत जी थे 72 घंटे में पैसे आते थे और आज मेरे को 10 दिन हो गए थी और सरकार ने पैसे नहीं डाले, तो हम सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जनता भी जागरूक होती नजर आ रही है। समझ आ रहा है जनता को भी कि अब मुद्दे कहां से हल करवाने हैं और किस ढंग से हल करवाने हैं। सीधे तौर पर विरोध की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती। रिमांशु, ओवर टू यू। बिल्कुल, आखिरी प्रश्न है मैडम आपका, आपके लिए इस लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये हरियाणा के लिए तो बिल्कुल सेमीफाइनल होता है, थोड़े दिनों बाद ही आपको फाइनल मैच के लिए जाना है, विधानसभा के लिए जाना है। तो इस सेमीफाइनल में आप कितने स्कोर बनाने जा रहे हो, जेजेपी कितने रन बनाने जा रही है, और क्या उसका असर फाइनल मैच में हम बड़े स्तर पर देख सकते हैं? बिल्कुल, जेजेपी फुल स्कोर की तरफ है और जेजेपी एक कड़ी मेहनत कर रही है। जेजेपी के कार्यकर्ता जो वो दिन रात इस चाबी को लेके हर घर हर दहलीज तक पहुंच रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हिसार की जनता अपनी इस बेटी को लोकसभा में भेजने का काम करेगी। बिल्कुल, सिर्फ ये दो सवाल, बिल्कुल छोटे एक साथ दोनों सवाल ले लेते हैं। राजनीतिक मसला है, इसकी बात पूछेंगे बहन जी से। कभी वो समय था जब ताऊ जी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का सेहरा वीपी सिंह के सिर पर रखा था, और आज परिवार अलग अलग होने से क्या नौबत आ रही है, इसके बारे में। चलिए एक सवाल इनका हो गया, आप भी बता दीजिए। ये तो देखो मैंने बहुत अच्छी दोनों सवाल एक साथ ले लेते हैं। मेरा सवाल नहीं है, सुझाव है। जैसा कि मैंने अभी आपको भी बताया था, उस गुड़िया ने सरकारी स्कूल के अपग्रेड करवाने का मुद्दा उठाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, अभी इसी करंट सेशन में HBSC द्वारा जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें गाँव की एक होनहार छात्रा कौशल्या ने गांव से 2 किलोमीटर दूर ढाणी से पैदल चलकर वो पास के गांव तेलनवाड़ी के सरकारी स्कूल में गई और 96% का उसने स्कोर किया।
तो मैं ये गामराम की तरफ से एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप भावी सांसद बनते हैं तो आप हमारे गांव की इस समस्या को जरूर इसका जो है वो समाधान करवाइएगा। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से आपसे ये वादा भी करती हूँ कि अगर आप लोग मुझे संसद भेजोगे तो मैं मेरा पहला काम, क्योंकि बेटियों से संबंधित है, मैं इसको करवाने का पूरा वादा करती हूँ आपसे। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम आपका, आपने इतने अपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो जनता की अदालत में जिस तरह नैना चौटाला जी ने अपना पक्ष रखा, आप सब खुश हैं? आप सब सही लगा आपको? तो चलिए, हिसार से जेजेपी की उम्मीदवार नैना चौटाला ने जनता की अदालत में अपना पक्ष जनता के बीच में रखा। अब जनता तय करेगी 25 मई को कि इनको लोकसभा में भेजना है या नहीं। अपनी टीम जतिन, विनीत, आनंद, उसी के साथ रिमांशु गाबा, हिसार।